हेलो दोस्तों, अगर आप एम्स नोट सेट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का टॉपिक हाइपरटेंशन है, जिसमें नोट सेट 11 के लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 से 25 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेडविजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेडविजन एकेडमी की तरफ से ये नोट सेट एम्स रैपिड रिवीजन बैच चालू करा है, जिसमें आपको डेली एमसीक्यू, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको करवाया जाएगा। जो हमने 100 प्लस जो हाई पिछले पीवाईक्यू को देख के नोट सेट एम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार रिपीटेड एमसीक्यू होते हैं, उनके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, जिसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप नोट सेट एम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बने रहिए क्लास में। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे आपने थंबनेल देखा तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी का सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास अपनी जो रहने वाली है वो है हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन एक प्रकार की बहुत ही एनसीडी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और बहुत ही घातक बीमारी है, जिसकी वजह से जिसके कॉम्प्लिकेशन से क्या होता है, एमआई होने के चांसेस रहता है। और कह सकते हो कि अभी 62% या 60% पॉपुलेशन जो है, उनको अगर हाइपरटेंशन जब अपन स्क्रीनिंग करते हैं 30 प्लस वाले जो लोग हैं, उनको क्या होने के चांसेस रहते हैं, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होता है। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, बीपी की जांच करवाते ही नहीं है, और वो क्या है, अभी तक अनडायग्नोज है। क्या है, जब तक आप उसको पर्टिकुलर रेगुलर बीपी चेक नहीं करवाओगे तब तक क्या नहीं होगा, अपन डायग्नोज कर ही नहीं पाएंगे। चलो क्लास को लेट करने से पहले अपन शुरू करते हैं। देखो, हाइपरटेंशन का मतलब सबको पता है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, आज का टॉपिक जो नोट सेट एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट सेट अपने पास कौन सा आ रहा है भाई, 11 आ रहा है, और कितने तारीख को है, 12 सितंबर को। डेट सबको याद होनी चाहिए। 12 सितंबर से पहले पहले हमारे 100 प्लस वीडियो आने के प्लानिंग चाहिए मेडविजन एकेडमी में। अगर आपने अभी तक मेडविजन एकेडमी को फॉलो नहीं करा तो ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मेडविजन एकेडमी, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, व्हाट्सअप चैनल, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिस सब का लिंक है, इन सब चीज़ों का लिंक कहाँ है, हमारे वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन क्या है? देखो, हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि वह सबसे बढ़िया जो बीपी हो गई वो क्या हो गई। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर से बीपी क्या हो जाना, ज़्यादा हो जाना, वो क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। और वो भी क्या है, देखो, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार। मतलब लगातार अगर किसी की बीपी में क्या हो रहा है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना या बढ़ना। अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लो कोई आदमी है, उसका बीपी एक बार अपन ने चेक करा, फिर उसका 2-4 घंटे बाद फिर बीपी चेक करते हैं, फिर 3-4 घंटे बाद, या कह सकते हो वीक में अगर 2-3 बार उसकी रीडिंग अगर वीकली अपन देखें हैं, तो 3 से 4 बार उसकी रीडिंग क्या आ रही है, हाई आ रही है अगर, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलेंगे भाई, हाई बीपी। तो वो अकॉर्डिंग टू अपन क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं कि देखो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर सबको पता है, ये एमसीक्यू बहुत बार आता है, नोट सेट के प्री में आता है ये सवाल के, नॉर्मल बीपी कितनी हो रही है भाई, 120, 80। 120 तो क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और 18 जो 80 वाला है वो क्या है, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखो, दो तरह प्रकार की बीपी, एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120/80 mm ऑफ एचजी, ये अपना नॉर्मल है। ये नॉर्मल ब्लड कितना हो गया, नॉर्मल। मोबाइल है तो मोबाइल, नॉर्मल बीपी कितना रह रहा है, नॉर्मल बीपी अपना कितना होना चाहिए, 120/80। अगर मान लो कोई भी आदमी नॉर्मल बीपी, तो ये है प्री हाइपरटेंशन, या कह सकते हो ये जो एक रिस्क बॉर्डर है, क्या है, रिस्क बॉर्डर है। 120-190 तक भी उसको क्या है, ये भी कंट्रोल में ही है। यहाँ से अपना तीन चीज़ें
हाइपरटेंशन को क्या है, अपन ने क्लासिफिकेशन में नॉर्मली यहाँ से एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू क्या बनता है, या तो स्टेज 1 से, स्टेज 2 से, और या हाइपरटेंसिव क्राइसिस या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ठीक है? देखो सबसे पहला क्या है, नॉर्मल बीपी। अपन हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, देखो बीपी अगर किसी का ब्लड प्रेशर 1/90 से क्या है, ज़्यादा है, मोर देन, तो वो क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। अब देखो इससे एक पहले की रेंज बनती है जिसको अपन स्टेज 1 कहते हैं, या प्री को बोल सकते हैं, प्री हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन होने से पहले की स्थिति, जिसमें क्या रहता है कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है वो 130 से लेके कितना रहता है, 139 रहेगा, ये वाला। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 90 से नीचे रहेगा पर 80 से ज़्यादा रहेगा, तो ये वाला क्या हो गया, स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होता है, 140 और 90 से ज़्यादा होता है, तो वो क्या बोलते हैं, स्टेज 2। नेक्स्ट नंबर पे आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब होता है अगर बीपी 180, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 180 से ज़्यादा हो जाता है, और डायस्टोलिक क्या होता है, 120 से ज़्यादा हो जाता है। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के। यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ से एमसीक्यू क्या पूछ सकते हैं, एक तो नॉर्मल बीपी का पूछ सकते हैं, या आप कह सकते हो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या है, परसिस्टेंट एलिवेशन हो रहा है, क्लियर। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या होता है, 180/120 से बीपी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट अपन पूछेंगे, देखो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के टाइप क्या क्या है, देखो पहला फर्स्ट टाइप क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, और सेकंड वाला सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का यहाँ पे एक एमसीक्यू यहाँ बनता है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन को अपन क्या कहते हैं, असेंशियल हाइपरटेंशन। मोस्ट ऑफ, असेंशियल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कह सकते हो, या जैसे कोई चीज़ अपने बॉडी के लिए क्या है, असेंशियल है, बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, कह सकते हो कि अति जो सबसे ज़्यादा बीपी जो बी हाइपरटेंशन होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, जिसका क्या होता है, जो कोज होता है ना वो अननोन होता है, कोज क्या रहता है पता ही नहीं रहता, अननोन कोज। ठीक है, अननोन का मतलब है कि जिसका कोज अपन को क्या नहीं है, पता नहीं है। तो जो कोई मान लो 100 पेशेंट है, तो 100 में से अगर मान लो हाइपरटेंशन के 100 पेशेंट है, तो 100 में से 95% क्या होते हैं, अनडाइग्नोज होते हैं, या कि अनआइडेंटिफाई होते हैं। कोई भी कारण पता नहीं रहता, आदमी को बीपी रहती है, वो एकदम से जब चेक करते हैं पता चलता है उसके बीपी ज़्यादा है। तो जो 95 या 90 से अबव पेशेंट होते हैं वो कौन सा हाइपरटेंशन पाया जाता है, तो वो अपने को बोला असेंशियल हाइपरटेंशन। तो एक एमसीक्यू अपना कहाँ से बन गया, यहाँ से बन गया कि प्राइमरी हाइपरटेंशन को क्या कहते हैं भाई, असेंशियल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को दो भागों में बांट दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन कितना होता है, 90 से 95। यहाँ से अपना तीसरा एमसीक्यू बन गया। अब अपने एमसीक्यू आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जो बॉडी की अन्य कोई डिजीज़, अन्य कोई बीमारी, अन्य कोई सिस्टम में कुछ दिक्कत दिक्कत आया, उस बीमारी की वजह से उसका क्या बन गया भाई, हाइपरटेंशन हो गया, उसकी बीपी है वो बढ़ गई, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। वो कितना होता है, 5 से 10% होता है। कितना होता है, 5 से 10%, मतलब 100 लोगों में, हाइपरटेंशन वालों में 10 लोगों को क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। वो सेकेंडरी का मतलब कोई दूसरा कारण हो। दूसरा कारण क्या है, बीपी किसी दूसरी बीमारी की वजह से बढ़ने लग गई। वो क्या है, जैसे मान लो रीनल डिजीज हो गई, उसको किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, किडनी में प्रॉब्लम आ गई जिसको अपन रीनल डिजीज बोलते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर का मतलब क्या है, हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्या होती है, जैसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन हो गया, एंटी डायबिटिक हार्मोन हो गया, जैसे एडीएच में कुछ दिक्कत हो गई, या एल्डोस्टेरोन। ये सब क्या करते हैं, बीपी को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। और बीपी को ऊपर नीचे करने में इन्हीं का रोल रहता है। तो ये वाला हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या होता है, बॉडी में जो यूरिन आउटपुट होती है उसको रोकता है। अगर एंटी डायबिटिक हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस कंडीशन में, बॉडी में क्या नहीं होगा, बॉडी से क्या नहीं होगा, फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या हो सकता है, बीपी बढ़ सकती है। नेक्स्ट होता है बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है वो क्या कर देती है, बीपी बढ़ा देती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एनएस और डीएनएस। अगर मान लो किसी आदमी का पहले से थोड़ा सा बीपी ज़्यादा है और उसको अपन ने क्या दे दिया, एनएस दे दी, तो उसको और सोडियम अंदर जाने से क्या हो सकता है, उसका बीपी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। देखो प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होता है उसको बोलते हैं पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, क्लियर।
तब प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होने का कारण यही है। तो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होने का कारण क्या है? प्रेगनेंसी में जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में नीड होती है। और एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी का 11 किलो तक वेट भी बढ़ता है। तो वेट किससे बढ़ेगा? वेट बढ़ेगा तो बच्चा तो 3 से 4 किलो का, पर बाकी क्या होता है, फ्लूइड बढ़ता है। उसकी बॉडी में मास मसल ग्रोथ भी होती है, तो फ्लूइड बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, नॉर्मल 5 लीटर ब्लड अपने सर्कुलेट करने की जगह 6 से 7 लीटर अगर कर रहा है, तो वो हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ रही है और बीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, पहले टाइम बाहर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक चैनल को फॉलो कर लें। आप चाहते हो कि आपके नोट सेट एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, पीएचओ की, इन सारी वैकेंसियों से रिलेटेड आपको अगर एमसीक्यू चाहिए, तो हमारे जो फेसबुक चैनल पे आपको 6500 प्लस 6500 प्लस एमसीक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। आप फेसबुक पे जाके हमारा जो चैनल का लिंक है फेसबुक का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप सर्च कर सकते हो मेड विज़न अकेडमी फेसबुक पे। फेसबुक पे ये जो सर्च कर सकते हो, जिससे आपको ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अब अपने पास जो नेक्स्ट अपना हाइपरटेंशन के क्या पूछे हैं, रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक है। रिस्क फैक्टर का मतलब है खतरे के कारक, जिनकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या कह सकते हो हाइपरटेंशन होने के चांसेज है, खतरा है। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है, खतरा है, रिस्क है। नेक्स्ट नंबर पे आता है, पहला आता है एज। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है, जैसे मोर देन 60 जो होती है, उसमें क्या रहता है, बीपी बढ़ती जाती है। क्लियर? पहला तो क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, एज की वजह से क्या हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, मतलब किसी के परिवार में, क्या मान लो किसी की फैमिली में किसी को क्या है, हाइपरटेंशन है, तो उसके आने वाली पीढ़ी में भी हाइपरटेंशन रहने का खतरा है, या कह सकते हो चांसेज है। मोस्ट ऑफ अपन इसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई पेशेंट आया तो उसके हाँ या बाप को, उसके परिवार में भी किसी को क्या है, हाइपरटेंशन था पहले, और उसको क्या है, फैमिली की तरफ से ही हाइपरटेंशन हो गया, फैमिली हिस्ट्री की वजह। नेक्स्ट है ओबेसिटी। देखो ओबेसिटी का मतलब क्या है, किसी का वेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, या वेट क्या हो जाना, बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा मोर वेट हो जाता है, तो उसको अपन ओबेसिटी बोलते हैं। और ओबेसिटी में क्या रहता है, जितना ज़्यादा वेट ज़्यादा होता है तो फैट ज़्यादा रहता है। तो फैट क्या करता है, जो जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है उसमें जाके जमने लग जाता है, और यहाँ जमने की वजह से वो ब्लड अंदर जाता है, तो उसका क्या है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसको अपन ब्लड प्रेशर बोलेंगे, बीपी इंक्रीज। ठीक। नेक्स्ट है हाई साल्ट। अगर मान लो कोई व्यक्ति ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाता है, ज़्यादा सॉल्ट वाली चीज़ खाती है, तो उसको भी क्या होने के चांस रहते हैं, नहीं। नेक्स्ट स्मोकिंग करने वाले में भी रिस्क रहती है, अल्कोहल पीने वालों को रहती है। डायबिटीज़, अगर मान लो उसका ब्लड ग्लूकोज क्या है, बढ़ा हुआ है, अगर मान लो शुगर बढ़ा हुआ है, उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, क्या हो सकता है, उसको टेंशन होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर? यहाँ तक सभी के क्लियर हो गया? अगला अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रेस। अगर कोई व्यक्ति क्या है, तनाव में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, तो कोई व्यक्ति क्या ले रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव ले रहा है या स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ही स्ट्रेस लेता है, स्ट्रेस, तो उसको भी क्या होने के चांस रहता है, बीपी। नेक्स्ट आता है फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब कोई भी आदमी पूरे दिन बेड पे पड़ा रहेगा, कुछ भी एक्टिविटी उसकी बॉडी में नहीं कर रहा है, तो उसको गिरने के चांसेस रहेंगे। क्रोनिक किडनी डिजीज, तो ये मोस्ट कॉमन एक, ये भी एक कारण है। अगर कोई उसको क्या है, रीनल फंक्शन में दिक्कत हो गई या रीनल फेलियर होगा, तो उसको क्या हो सकता है। ये तो इसके रिस्क फैक्टर हो गए। सब में आ गए सबके। जल्दी लाइक करते जाइए क्लास को, और कमेंट जरूर करते जाए, क्लास में कुछ सजेशन हो वो भी कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स, है क्या उसके साइन एंड सिम्टम है, कैसे पता लगाएंगे अपन किसी को जो साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग क्या उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। देखो मोस्ट ऑफ पेशेंट क्या रहते हैं, एसिम्टोमेटिक रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है, हाइपरटेंशन के जो मोस्ट ऑफ पेशेंट को क्या रहता है, पता ही नहीं रहता उनको बीपी चेक हो, बीपी ज़्यादा है क्या। वो तो क्या होता है, कभी कभार वो बीपी को जब चेक करते हैं, बीपी क्या रहती है, बढ़ी हुई आती है, फिर उनको पता चलता है कि, और उनको क्या रहता है, कोई तकलीफ होती नहीं है, तो बीपी चेक करवाते ही नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे कौन कौन से सिम्टम होंगे जब प्रेजेंट, अगर मान लो बीपी किसी को क्या है, ब्लड प्रेशर है और उसको
जब सिम्पटम कुछ लोगों में प्रेजेंट होते हैं एज के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले उसको क्या रहता है, हेडेक रहता है। फिर क्या रहेगा, सर में दर्द, इसलिए कब दर्द रहता है, मॉर्निंग सुबह के टाइम उसको क्या रहता है, ज़्यादा दर्द रहता है। नेक्स्ट है डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब सर घूमना, जन 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 जैसे ये कह सकते हो, वर्टिको भी हो सकता है, कराना। हैवीनेस हो जाता है, सर भारी भारी रहता है, हैवीनेस। ब्लड विजन। ब्लड विजन का मतलब क्या होता है, उसको धुंधला दिखाई देना, क्या होना उसको, धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट है पाल्पेशन, उसकी धड़कन बहुत तेज हो जाएगी। नोज ब्लीड हो सकती है, एपिस्टेटिक मतलब नोज ब्लीड, नाक से उसको क्या होने सकती है, नक्सीर हो सकती है। नोज ब्लीड का मतलब क्या है, नाक जो अपने नेजल कैविटी होती है उसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, बहुत ही बारीक होती है। जब बीपी बढ़ता है वो नसें क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट है इसका फटीग, उसको क्या है, बहुत ज़्यादा थकान रही। तो नेक्स्ट नंबर पे आता है इन्वेस्टिगेशन। अपन कैसे पता लगाएंगे कि उसको बीपी बढ़ी हुई है। तो पहला जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे सवाल पूछा है कि बीपी, अपन किसी हाइपरटेंशन को पता लगाने के लिए अपनों को बीपी इंस्ट्रूमेंट्स उसकी क्या करनी पड़ेगी, बीपी चेक करनी। ठीक है, ये वाला फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद उसकी ईसीजी चेक करके भी पता लगा सकते हैं अपन, उसकी एचआर अकॉर्डिंग ईसीजी में कुछ दिक्कत आ रही है क्या, तो एमआई वगैरह का चांसेस नहीं है, या इकोकार्डियोग्राफी से कर सकते हैं अगर मान लो डॉक्टर ने इंडिकेट करा है तो। यूरिन एनालिसिस, उसके यूरिन में क्या आने लग जाता है, यूरिन के से अपन यूरिन एल्ब्यूमिन वगैरह, यूरिन शुगर वगैरह ये बढ़ी हुई है, तो उनको अपन एनालाइज कर सकते हैं कि भाई इसको क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल की, हाइपरटेंशन से क्या होता है कि जो रीनल सिस्टम होता है उसमें भी क्या आता है, डैमेज आता है, जिसकी वजह से उसकी क्रिएटिनिन है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारा चेंजेस इलेक्ट्रोलाइट से पता लगा सकते हैं। मान लो उसके सोडियम वगैरह की मात्रा, सीरम सोडियम लेवल ज़्यादा है, तो अपन पता लगाएंगे उसको क्या भी हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट है उसकी लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, या आप कह सकते हो ट्राइग्लिसराइड करेंगे, या एलडीएल करेंगे, एचडीएल करेंगे। ये जो सारा प्रोफाइल बोलता है उसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। इससे पता लग जाएगा, ओबेसिटी पर्सन में चेक करने में काम आता है। ब्लड शुगर उसको है, तो एच बी ए वन सी और फास्ट ब्लड शुगर। एच बी एन सी मतलब 90 दिन के लिए जो शुगर का रेट है वो चेक किया जाता है, 90 डेज वाला, 3 मंथ वाला शुगर। ए बी एस का मतलब होता है फास्ट, खाली पेट उसको क्या करेंगे, ब्लड शुगर की जाँच करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट अपना क्या है, हाइपरटेंशन के क्या 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 रह सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या रह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या रह सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है घातक प्रभाव। अगर मान लो किसी को क्या है, बीपी था, और बीपी को उसने क्या नहीं करा, टाइम पे दवाई वही नहीं ली, या टाइम पे उसको कंट्रोल नहीं किया गया, अनकंट्रोल हो जाती है वो, क्या है, अनकंट्रोल हो सकती है। तो जिसकी वजह से क्या क्या तो चांसेज है, अनकंट्रोल बीपी में क्या क्या चांसेज रहता है। तो मोस्ट कॉमन अगर पूछे कि हाइपरटेंशन का, यहाँ पे एक सवाल आता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर पूछे इसका, हाइपरटेंशन का, वो अपने को देना स्ट्रोक, हम बोलते हैं CVA। कह सकते हो सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, अपनी भाषा में अपन बोल देंगे ब्रेन हेमरेज। क्या कह सकते हो, सर में क्या होता है, नस होती है वो फट जाती है, तो जिससे यह क्या हो सकता है, उसको लकवा भी हो सकता है, या आदमी की डेथ भी हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन स्ट्रोक। दूसरा हार्ट फेलियर, अगर मान लो किसी आदमी की लगातार क्या हो रही है, बीपी बढ़ रही है, हाइपरटेंशन है उसको, लगातार उसको क्या है, बीपी बढ़ रहा है, तो लगातार बीपी बढ़ने से हार्ट में क्या रहता है, फंक्शन करने की पंपिंग कैपेसिटी एक टाइम पे आके क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसको अपन पहले वाली क्लास, अगर आप हार्ट फेलियर पे पूरा क्लास देखना चाह रहे हो तो इससे पहले जो हमारा रैपिड रिवीजन की जो क्लास 2 है वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एमआई, उसको क्या होने का, जैसे हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है उसको एमआई होने के चांसेस रहते हैं। जैसे मान लो, ये मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल से, और मान लो यहाँ कोरोनरी आर्टरी की ब्लड सप्लाई, तो अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ है तो कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं चीज़ डैमेज हो गई। तो डैमेज होने की वजह से पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गया, मायोकार्डियल स्टीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक। यहाँ पे अब
अब एक क्रोनिक किडनी डिजीज़, अगर मान लो लंबे समय तक किसी का ब्लड प्रेशर हो जाता है तो क्या होता है कि जो रीनल आर्टरीज़ वगैरह होती है ना छोटी-छोटी, वो आर्टरीज़ वगैरह क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, अंदर रीनल किडनी में क्या होता है, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, धीरे-धीरे वो लंबे समय तक चलती रहती है, तो उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। इससे किडनी का जो फ़िल्टर करने का जो प्रोसेस होता है वो हो जाता है। नेक्स्ट नंबर पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बची, कुछ ज़्यादा अगर बीपी बढ़ गया तो 120 से भी ज़्यादा हो गया तो हम बोलते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। आप एक चीज़ यहाँ पे है हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी का मतलब क्या होता है, आँख में जैसे वो रेटिना होता है सही में, और उसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स बिल्कुल बारीक बारीक होती है, तो बीपी बढ़ने की वजह से वो आर्टरीज क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। डैमेज होने की वजह से ब्लीडिंग आ जाती है रेटिना में, और रेटिना क्या हो जाता है डिसफंक्शन करने लगता है, जैसे उसको दिखाई देना या डबल विजन वगैरह। नेक्स्ट आता है एओर्टिक एनुरिज्म। क्या होता है, देखो ये जो अपना हार्ट है, चारों चैम्बर है, ब्लड है वो बॉडी में जाने के लिए क्या चाहिए, एओर्टा। और यहाँ अगर ब्लड प्रेशर लेफ्ट में ज़्यादा है, प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, एओर्टा में ज़्यादा होगा। एओर्टा में ज़्यादा होने की वजह से जो एओर्टिक एओर्टा ऐसे एओर्टा में क्या आ जाता है, उस जगह से एओर्टा की दीवार फट जाती है या फूल जाती है, बोलते हैं एनुरिज्म। ये अपन आगे से क्लास में पूरा डिस्कस कर लेंगे एनुरिज्म क्या है। नेक्स्ट अपना है कि जब मान लो किसी आदमी को क्या होता है हाइपरटेंशन डायग्नोज हो गया, अब हाइपरटेंशन अपन ने क्या कर दिया, इसको डायग्नोसिस हो गया। अब उसको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, हाइपरटेंशन को पूरी तरह से क्योर तो अपन कर नहीं सकते, एक बार हो गया तो अपन उसको पूरी तरह से कोई मेडिसिन नहीं है जो उसको क्योर कर ले। हाँ, आप उसमें लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ला के उसको क्या कर सकते हैं अपन, कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दवाई वगैरह खिला के कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। देखो डेस एक प्रकार का मैनेजमेंट है जिसको डेस डाइट भी बोलते हैं। तो डी से अपन क्या बोलते हैं, डाइटरी चेंजेस। मतलब अगर मान लो कोई बीपी का पेशेंट आपके पास आता है, तो सबसे पहले अपन को क्या बोलना है उसको कि भाई तू जितनी भी नमक खा रहा है ऊपर से, जैसे बहुत सारे लोग खाना खाने के टाइम उसमें खाना बन गया, खाना खाते टाइम और ऊपर से नमक डालते हैं, वो तो बिल्कुल उसको मना करो। साथ साथ में बोलो कि बिल्कुल लो साल्ट वाला खाना खाना, जैसे कुछ फ्राई, कुछ मान लो कि बाहर से जैसे कुछ खाना खाते हैं फ्राई वगैरह, ऐसी जो कुछ चीज़ें खाए तली वली, उसमें क्या है अगर नमक ज़्यादा है तो उसको क्या करना है, नमक की मात्रा को क्या करवाना है, कम करवाना है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल, उसको क्या खाने की सलाह देंगे अपन, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा खाए, बाहर के जंक फूड उसको खाने के लिए मना करेंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ। नेक्स्ट डीएस में जो ए का मतलब होता है एक्टिविटी, मतलब उसको एक हफ्ते में 150 मिनट से ज़्यादा उसको क्या करना है, वॉकिंग या थोड़ा बहुत चलना दौड़ना ऊपर नीचे, वो जो नॉर्मल से नॉर्मल क्या करनी है, उसको फिजिकल एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज करें कितना, एक हफ्ते में मिनिमम, एक हफ्ते में 150 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। एक हफ्ते में 150 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर, रोज़ मतलब 10 से 15 मिनट, 20 मिनट के आसपास उसको क्या करना है, 20 मिनट रोज़ अगर मान लो वो घूमता है तो भी उसको क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन का खतरा कम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है स्टॉप स्मोकिंग। एस से रिलेटेड मतलब स्टॉप स्मोकिंग, मतलब अगर मान लो वो स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग के लिए रोकेंगे, और अगर मान लो एल्कोहल बहुत ज़्यादा पी रहे तो उसको बोलेंगे एल्कोहल उसको कम यूज़ करनी है या धीरे धीरे बंद करनी है। इसका मतलब होता है हेल्थी डाइट, उसको खाना हेल्थी खाना है। क्लियर, जिसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो चीज़ें अपन को उसमें ज़्यादा यूज करनी है। नेक्स्ट है कॉमन हाइपरटेंसिव ड्रग कौन से है? देखो हाइपरटेंसिव ड्रग को अपन 4 कैटेगरी में बाँटते हैं मेनली। ठीक है, एक एसी इनहिबिटर हो गया, एक होता है बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एक होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और एक होता है डायूरेटिक। क्लियर, तो एसी इनहिबिटर में जिनके पीछे PARIL आता है वो सारी क्या है, एसी इनहिबिटर है। ये क्या करेंगे भाई, बीपी को कम करने में काम। एंजियोटेंसिन सेकंड भी, ये रिसेप्टर ब्लॉकर को अपन लोरसार्टन, टेलमिसार्टन, ये भी टेलमी 40 सबसे ज़्यादा यूज होती है। ये भी क्या करते हैं, जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करता है, जिससे उसको बीपी को बढ़ने नहीं देता या बीपी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल एम्लोडिपिन वगैरह जो आते हैं वो सब किस में आते हैं, एम्लोडिपिन, निपिडिपिन, ये सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर जिसके पीछे एल और लोल लगा रहता है, जैसे एटेनॉल, प्रोपेनॉल, मेटाप्रोलोल, ये सब किस में आती है, जैसे एटेनॉल 50 mg सबसे ज़्यादा यूज होती है।
इम्लोडिपिन 5 mg और 10 mg सबसे ज़्यादा यूज होती है। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर पे जो दवाई आती है वो है डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब है क्लोर एज अ डायूरेटिक और क्लोर हाइड्रोजन, या आप कह सकते हो लेसिक भी यूज कर सकते हो, या स्पाइरोलेक्टोन भी यूज कर सकते हो, थायाजाइड डायूरेटिक भी यूज कर सकते हो। उससे क्या होता है, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर डाउन किया जा सकता है। नेक्स्ट अब अपन क्वेश्चन चालू करते हैं। नेक्स्ट है अपन, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन सीरीज एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यू आज तक नोट सेट 1 से लेके नोट सेट 10 तक हुआ है, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो एमसीक्यू निकले हैं, वो आज अपन डिस्कस कराएंगे। साथ साथ में इसके पूरे एमसीक्यू सीरीज अगर आप चाहते हो, तो आप हमारे फेसबुक चैनल पे या इंस्टाग्राम चैनल पे इनके सारे एमसीक्यू जो रोज़ पोस्ट होते हैं, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, जिसका लिंक अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। देखो फटाक से चालू करते हैं अपन आज ही क्लास के। हाइपरटेंशन इज डायग्नोज व्हेन बीपी इज, मतलब कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को बीपी चेक करके अपन कैसे पता लगाएं कि उसको क्या है, हाइपरटेंशन है। कोई आदमी आया आपके पास, क्या उसके आप बीपी चेक करते ही पता लगा लोगे कि उसको हाइपरटेंशन है कि नहीं है? वो कमेंट करके जवाब दो फटाफट, जल्दी कमेंट करो भाई। एज ए नर्स, मान लो कोई पेशेंट आपके पास आया, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप पेशेंट को चेक कर रहे हो, और पेशेंट का क्या है, बीपी ज़्यादा आया, कितना आया, 140 190 से ज़्यादा आया। पहली बार एक पेशेंट आया, उसके 144/90 आया, तो आप उसको क्या बोल दोगे, हाइपरटेंशन बोल दोगे क्या? नहीं बोल सकते। क्या है, कम से कम उसको क्या करना है, 3 से 4 रीडिंग अपने पास होनी चाहिए। कोशिश करो उसको ये 2-3 दिन बाद में, अगर मान लो बीपी नॉर्मल है, ठीक-ठाक बढ़ी हुई आ रही है, तो उसको वापस वीक में 1 या 2 वीक में उसका क्या करना है, अपने को फ़ॉलो अप भी लेना है। ये और ज़्यादा कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस हो जाएगा। 1 या 2 वीक में फिर उसको अगर अपना बीपी ज़्यादा आ रही है, तो अपन क्या करना, उसको मेडिकल ऑफिसर की तरफ से या जो भी डॉक्टर है उसको प्रिस्क्राइब करवाना है, और उसको हाइपरटेंशन की दवाई चालू करनी है। अब देखो इसमें कौन-सा है, ये 120/80 तो क्या है, नॉर्मल, और 130 और 80 भी क्या है, विद इन नॉर्मल रेंज है। 150-100 क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया। अपने पास जो जो रीडिंग आ रही है वो कितना होना चाहिए, 140/90 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और रिपीटेड होना चाहिए। एक में ऐसा नहीं, एक बार में नहीं होना, कम से कम 3 से 4 रीडिंग में अगर बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, क्या डायग्नोज करेंगे, उसको हाइपरटेंशन। क्लियर यहाँ तक? ये सवाल किसी के गलत नहीं होना चाहिए, ये एमसीक्यू प्री में आता है, नोट सेट प्री में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर पे अपना क्वेश्चन आ गया, जल्दी क्वेश्चन को पढ़े, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हो। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब अगर मैंने 2 टाइप बताए थे हाइपरटेंशन के थ्योरी में, इसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन कौन-सा होता है? मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन यहाँ पे पूछा गया है कि हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन-सा पाया जाता है? फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, बी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, सी एसेंशियल हाइपरटेंशन, डी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। फटाफट कमेंट करो। एसेंशियल हाइपरटेंशन को अपन 2 भागों में बाँटा था, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी को क्या कहा था अपन ने? एसेंशियल। क्या कहा था अपन ने? सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है, या सबसे ज़्यादा पाया जाता है 90 से 95% लोगों में, कौन-सा होता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन। अपने पास राइट आंसर क्या होने वाला है? एसेंशियल हाइपरटेंशन। यहाँ पे एक एमसीक्यू पक्का आएगा भाई नोट सेट में, ये तो आप उसको रट लो। तो इसमें एक गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है? जब जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी का टाइम, वो ड्यूरेशन में अगर किसी का बीपी बढ़ जाता है और वापस डिलीवरी होने के बाद में नॉर्मल हो जाता है, तो उसको अपन बोलेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्लियर? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, और मैलिग्नेंट का हाइपरटेंशन का भी मतलब क्या होता है, एक तरह का किसी दूसरे कारण की वजह से जैसे मैलिग्नेंसी का मतलब क्या होता है, मेटास्टेसिस, एक जगह से दूसरे जगह तक अगर हाइपरटेंशन किसी दूसरे कोजेट के कारण होके उसमें बढ़ गया, तो उसको अपन बोलेंगे। चलो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है भैया? एसेंशियल हाइपरटेंशन। क्लियर? नेक्स्ट नंबर अपना सवाल है कि विच ड्रग इज एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। जल्दी कमेंट करके बताएं, ऐसा कौन सा ड्रग है जो क्या है, एआरबी कैटेगरी में आता है, एआरबी कैटेगरी में आता है, जो क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर होता है ना, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है।
ये कहाँ रहता है? किडनी में। जो एक जो रास प्रक्रिया होती है पूरा, उस केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड को कन्वर्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं हो पाता है, जिससे बॉडी में यूरिन के थ्रू फ्लूइड बाहर निकलता रहता है और ब्लड बीपी नॉर्मल रहे। कौन सा ड्रग है, फटाफट कमेंट देखो। रेमिप्रिल अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट लोरसाटन, मेटोप्रोलोल, निपिडिन। देखो रेमिप्रिल अपन ने कौन सी कैटेगरी पढ़ी थी, ACE इनिबिटर, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लोरसाटन क्या था, मेटोप्रोलोल क्या था, बीटा ब्लॉकर। मैंने बोला था सबसे पीछे LOL आता है तो बीटा ब्लॉकर बोलते हैं। निपिडिपिन, एम्लोडिपिन, वो क्या होता है, सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब अपने पास एक ही चीज़ बची भाई, ARV। क्लियर? तो राइट आंसर अपना क्या होने वाला, बी। किस किस के राइट आंसर बी हुआ, फटाक से कमेंट करके बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। विच डाइट इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विथ हाइपरटेंशन। अभी मैंने ये चीज़ डिस्कस कराई थी आपको डे, हाइपरटेंशन में कौन सी डाइट अपन यूज करते हैं। ये चीज़ अपन ने डिस्कस करी थी अभी थोड़ी देर पहले। हाइपरटेंशन में अपन कौन सी डाइट करते हैं, हाइपरटेंशन में मतलब विच डाइट इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विथ हाइपरटेंशन, मतलब अगर कोई पेशेंट है हाइपरटेंशन का तो अपन कौन सी डाइट देंगे जिससे उसका बीपी क्या हो रहा है, कंट्रोल हो जाए या बीपी में कमी ला सकते हैं। लो साल्ट डाइट अब सब याद है सबको, लो साल्ट। एक कैटेगरी बनाई थी, उस कैटेगरी का नाम क्या है वो कमेंट करके बताओ। राइट आंसर कीटो डाइट, दूसरी मीडिटेरियन डाइट ओनली, तीसरी डैश डाइट, चौथा एटकिंस डाइट। जल्दी कमेंट करके बताओ क्या रहने वाले डाइट। अभी मैंने बताई थी डैश डाइट, क्या डाइट थी, डैश डैश डाइट, क्या थी डैश डाइट। एक बार और एक्सप्लेनेशन कर देते हैं अपन इस डैश डाइट के बारे में। ये वाले ई से क्या था, डाइटरी चेंजेस करना उसको, इसमें नमक वगैरह आप ज़्यादा ज़्यादा अगर खा रहा है तो वो कम करना, फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा खाने का बोलना है। ए से याद रखना है एक्टिविटी, उसको कम से कम एक वीक में 150 मिनट से ज़्यादा एक्टिविटी करनी है। इसका मतलब अगर स्मोकिंग वगैरह कर रहा है तो उसको स्टॉप करना है। एच का मतलब होता है हेल्थी डाइट। क्लियर? ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्लास की तरफ क्वेश्चन लेते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन में क्या आएगा, बेस्ट डाइट। नेक्स्ट नंबर पे आता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अपन कैसे डिपेंड करेंगे, कितनी होने पर बीपी अपन उसको बोलेंगे क्राइसिस। जल्दी बताओ, हाइपरटेंशन इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव क्राइसिस। राइट? कैसे आप डायग्नोज करोगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आप कैसे बताओगे कि उस मैंने बीपी को चेक करके आप आया क्राइसिस उसको क्या है, एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन हो गई है, उस कंडीशन को आप कैसे डायग्नोज करो, कमेंट करके बताओ। पहला तो है राइट आंसर, पहला आंसर क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, 140, 90 से ज़्यादा है पर उसके साथ में क्या है, कोई भी प्रकार का ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है बीपी 160 सो ही है, उसको क्या के नहीं दे रखा। ये ऑप्शन अपने पास उसमें 180 और 120 से ज़्यादा उसका तो बीपी तो है ही, और साथ में एक प्रकार का ऑर्गन, ऑर्गन क्या है उसका, बॉडी का कोई अदर ऑर्गन वजह से, जैसे मान लो ब्रेन डैमेज हो गया, हार्ट के साथ साथ या लंग्स में कुछ दिक्कत आ गई, पर्टिकुलर बीपी बढ़ने के साथ साथ में कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, हाइपरटेंशन इमरजेंसी। या इसमें राइट आंसर अपना क्या होना जाने वाला है, राइट आंसर क्या आएगा, भी कमेंट करते जाए भी राइट आंसर क्या है, सी। ठीक। नेक्स्ट अपने पास में आता है कि विच मेडिकेशन क्लास इंडिकेट प्रेगनेंसी। ये फटाफट कमेंट
तो डाइ अपन ने हाइपरटेंस 4 कैटेगरी बनाई थी। पहला था एसी इनिबिटर, दूसरा था बीटा ब्लॉकर, तीसरा था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, चौथा था डायूरेटिक। डायूरेटिक एसी इनिबिटर में क्या होता है, रेमिप्रिल वगैरह वो होता है। बीटा ब्लॉकर में एटेनॉल, फेनॉल, कैल्शियम में अम्लोडिपिन, निपिडिपिन। और डायूरेटिक में क्या देंगे, फुसेमाइड, थायाजाइड वगैरह डायोटिक। अब देखो इसमें मिथाइल डोपा, लेबेटोलोल, निपेडिपिन और एसिमिनेटर, इसमें चारों में ऐसी कौन सी दवाई है जो प्रेगनेंसी में क्या करती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन करती है, या कह सकते हो ऐसी दवाई जिसको अपन प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी में नॉट यूज इन प्रेगनेंसी। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको अपन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, विच मेडिसिन वी कैन नॉट गिव टू द प्रेग्नेंट वुमेन, कौन सी नहीं दे सकते, जल्दी कमेंट करो इसको, क्वेश्चन जल्दी कमेंट करें। देखो इसमें याद रखना अपने को, अगर पूछा आपको ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में, तो अपन को क्या करना है, लेबेटोलोल और मीथाइल-डोपा, लीवोडोपा और निपेडिपिन, ये तीनों दवाई क्या है, सेफ है। तीनों दवाई प्रेगनेंसी में क्या है, सेफ है, जबकि एसी इनिबिटर क्या है, सेफ नहीं है। क्लियर, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, डी। राइट आंसर अपने पास क्या है, एसी इनिबिटर को नॉट यूज यूज नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया है, 58 साल का ओल्ड मैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक 58 साल का बूढ़ा आदमी आपके पास आ रहा है, कि बीपी कितनी है, बीपी कितनी है अभी, 160, 186, बीपी क्या है, 186। ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। 58 साल का आदमी है, उसका बीपी 180, ये वाला उसका बीपी है। 7 नंबर पे सवाल है, एक 58 साल का, 58 साल का है, ओल्ड एज है, बीपी कितनी है उसकी, 160 और 140 mmHg है। बीपी कितनी हो गई, और सीवियर उसको क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, उसको विजन में क्या होगी, तकलीफ होगी, मतलब आई में भी प्रॉब्लम आ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब ब्रेन फंक्शन में भी डैमेज हुआ है। विच इज़ द प्राइमरी नर्सिंग एक्शन, ये पेशेंट है, उसको आप एज ए नर्स फर्स्ट एक्शन क्या होगा, एज ए नर्स आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा, जल्दी कमेंट करो। पहला ऑप्शन अपने है कि गिव ओरल मेड एम्लोडिपिन, क्या उसको एम्लोडिपिन दे देंगे एंड सेंड टू होम, घर भेज देंगे। दूसरा हो रहा है रीचेक बीपी आफ्टर 24 आवर्स, अगर मान लो उसको। तीसरा अपने पास आ रहा है इन्फॉर्म द फिजिशियन इमीडिएटली एंड प्रीफर फॉर एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, आईवी उसको दवाई चालू करेंगे हाइपरटेंशन की, ओरल नहीं करेंगे, क्योंकि ओरल तो क्या है कि दवाई एक पेट में जाएगी, 2-4 घंटे उसको एक्शन में ही लग जाएगी। चौथा है एनकरेज द वॉकिंग, उसको बोलेंगे तो चल फिर। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। 58 साल का व्यक्ति है, इस आँखों में भी दिक्कत हो रही है, ब्लर विज़न, ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उसको कन्फ्यूजन। तो अभी अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि हाइपरटेंशन इमरजेंसी, या कह सकते हो क्राइसिस कब होता है, बीपी भी बड़ी होती है, साथ-साथ में कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज होता है। तो ये एक प्रकार की क्या है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। इमरजेंसी कंडीशन में क्या करना है उसको, तुरंत आपको क्या करना है, इन्फॉर्म डॉक्टर
जो भी हो वहाँ डॉक्टर हो, वहाँ पे फिजिशियन है, उसको इन्फॉर्म करना है। साथ-साथ में उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके तुरंत उसको आईवी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लगाना, ठीक है? आईवी थेरेपी देंगे उसको, ना कि ओरल देंगे। राइट आंसर क्या है? सी। इसमें जो राइट आंसर क्या होने वाला है? सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे आता है कि एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है जिसकी बीपी कितनी है? 160। इसकी बीपी कितनी है अभी? 160 80 एमएमएचजी। हाइपरटेंसिव पहले से डायग्नोज हो रखा है उसको, बट उसको क्या है, सिम्पटम नहीं आ रहा कुछ। एसिम्प्टोमेटिक क्या है वो? एसिम्प्टोमेटिक है, यहाँ ध्यान रखना हो। व्हाट शुड अ नर्स डू पड़ते, अगर मान लो कोई पेशेंट आया, आपने उसकी क्या करी भाई, बीपी चेक करी और बीपी कितना आ रहा है? 160 बाई 100 आ रहा है, तो वो क्या है, हाइपरटेंशन में तो है ही है। आप एज ए नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आप क्या करोगे? फर्स्ट एक्शन क्या करोगे? स्टार्ट सीपीआर, पहला तो। दूसरा, रिपीट बीपी आफ्टर प्रॉपर रेस्ट एंड करेक्ट कफ। तीसरा, गिव आईवी लेबेटोलोल। चौथा, रेस्ट्रिक्ट ऑल ओरल फूड। क्या करेंगे एज ए नर्स, आप क्या करोगे? फटाक से कमेंट करके बताओगे। हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसका बीपी 168 से ज़्यादा है, मतलब सेकंड में है वो, साथ साथ में उसको क्या है, सिम्टोमेटिक है, मतलब कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी उसको क्या नहीं आ रहा, सिम्टम नहीं है, कोई भी लक्षण आ ही नहीं रहे हाइपरटेंशन के, तो आप क्या करोगे एज ए नर्स? उनको सीपीआर स्टार्ट देना है क्या नहीं देना? कोई इमरजेंसी है ही नहीं उसको। रिपीट करना बीपी ये कर सकते हो, क्या उसको आईवी लेबेटोलोल देंगे? ये तो कब देते हैं? हाइपरटेंशन इमरजेंसी में, और प्रेगनेंसी में यूज करते हैं मोस्टली। रेस्ट्रिक्ट ऑल ओरल, या उसके जितने भी ओरल फूड है वो सारा बंद कर देंगे क्या? नहीं। राइट आंसर अपने पास में क्या है कि उसका एज ए नर्स अपन क्या करेंगे, उसको थोड़ी रेस्ट करने का बोलेंगे। रेस्ट करने के बाद में उसकी वापस से बीपी चेक करेंगे, और जो कफ लग रखा, जब बीपी इंस्ट्रूमेंट अपन बांधते हैं, वो कफ किस वो क्या करेंगे, करेक्ट बांधेंगे। ऐसा नहीं है कफ छोटा है या कफ बहुत बड़ा है, कोई लूज है, उस कंडीशन में भी फॉल्स रीडिंग आ जाती है। राइट आंसर अपना क्या हुआ? बी। नेक्स्ट आता है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है 30 वीक पर। कितने वीक पर है भाई? प्रेग्नेंट वुमेन कितने वीक प्रेगनेंसी पे? गेस्टेशनल एज क्या उसकी? 30 वीक। एज हाइपरटेंशन, उसको क्या है हाइपरटेंशन? विच ड्रग इज सेफेस्ट? मैंने अभी बताई थी 3 सेफ ड्रग कौन कौन सी थी हाइपरटेंशन में, वो बतानी है। नर्सिंग, वो क्या है, 30 वीक की प्रेगनेंसी, उसको क्या है हाइपरटेंशन, जिसको अपन पीआईएच बोलेंगे, या एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया, अपन ओबीजी में आगे क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। एज ए नर्स उसको क्या दोगे? एनालप्रिल दोगे क्या? एनालप्रिल तो क्या पढ़ा था अपन ने, ये तो क्या करती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट करती है। लोडसार्टन क्या करती है अभी, ये एंजियोटेंसिन, ये एआरबी होती है। लेबेटोलोल क्या है, बीटा ब्लॉकर है। और रेमिप्रिल क्या है, एसी इनहिबिटर। नर्सिंग, एज ए नर्स आप उसको कौन सी दवाई दोगे जो प्रेगनेंसी में सेफ होती है? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो एनालप्रिल रेमिप्रिल दोनों तो एसी इनहिबिटर है, दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेट करेगी। अपने पास दो ही बची, लोडसार्टन और लेबेटोलोल। अब लोडसार्टन अपन इसमें नहीं देके कौन सी दवाई देते हैं ज़्यादातर? फर्स्ट अपनी कैटेगरी देंगे लेबेटालोल। जो ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में वो क्या है? लेबेटालोल। पीआईएच का अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो क्या बोलना है? लेबेटालोल। क्लियर? राइट आंसर क्या है? बी। अब आता है एक पेशेंट टेकिंग हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, मतलब एक पेशेंट है हाइपरटेंशन का ही तो पेशेंट है। वो क्या कर रहा है, एक डायूरेटिक ले रहा है। क्या ले रहा है? डायूरेटिक्स मेडिसिन उसके चल रही है। ड्रग कौन सी है? डायूरेटिक। और रिपोर्ट मसल वीकनेस, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो अपना कंप्लेन क्या कर रहा है, उसको मसल वीकनेस आ रही है, और उसके लेग में क्या हो रहा है, क्रैम्स आ रहे हैं। क्रैम्स अगर उसको लेग में फील हो रहे हैं, उसकी मांसपेशियों में कमजोरी आती है, विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी नर्स सस्पेक्ट? एज ए नर्सिंग ऑफिसर कौन सी इलेक्ट्रोलाइट की उसको कमी हुई है, वो आपको देखना है। जल्दी बताओ। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया। मतलब ये जो होता है पेशेंट, ये क्या करता है बॉडी में, डायूरेटिक है। डायूरेटिक मतलब यूरिन के साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट होता है, उनका भी क्या हो सकता है, डैमेज, वो भी उनकी कमी हो जाती है, फ्लूइड से बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है, मोस्टली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है? सोडियम, पोटेशियम, सब की कमी होती है। अगर मान लो सोडियम की कमी होती है तो उसको अपन हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे। पोटेशियम की कमी होती है तो हाइपोकेलीमिया बोलेंगे। हाइपोनेट्रीमिया अपने को दिख नहीं रहा इसमें, हाइपोनेट्रीमिया दिख रहा है, मतलब नहीं होगा।
हाइपरकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। डाययूरेटिक लेगा तो इनकी तो कमी होगी। हाइपोकैलीमिया हो सकता है, हाइपर मैग्नीशियम क्या उसकी मैग्नीशियम बढ़ जाएगी? नहीं। अपने पास जो राइट ऑप्शन है कि वो सी है हाइपोकैलीमिया, मतलब जो पोटेशियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा बॉडी में कम हो जाएगा, क्योंकि वो फिर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। डायबिटीज क्या कर रहा है बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालता है। यार ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गए होगा। अगर आपको क्वेश्चन सही लगा, अच्छे लग रहे, समझ में अच्छी तरह से आ रहा है तो इस क्लास को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट नंबर पे आता है 11 नंबर पे सवाल है, एज ए नर्स इज मेजरिंग बीपी इन ओबेज पेशेंट। ओबेज का मतलब होता है मोटापा वाला कोई पेशेंट आया, उसको क्या था हाइपरटेंशन था, और उसकी बीपी चेक करें यूजिंग ए कप दे दो टू स्मॉल। मतलब जो बीपी का जो कप होता है, बीपी का जो कफ होता है जो अपन ये जो मानते हैं ना, वो क्या है टू स्मॉल है। अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो बीपी की रीडिंग कैसी आएगी, ये सवाल अपना पूछा हुआ है। ठीक है। अगर मान लो बीपी चेक करते टाइम उसका कप यहाँ से एक एमसीक्यू हमेशा ही आता है भाई, नोट सेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपकी बार नोट सेट 11 में। एक तो अगर मान लो कप स्मॉल है छोटा है, और एक कप अगर क्या है बड़ा है, या कह सकते हो लार्ज है या बड़ा है। अगर मान लो कप बड़ा है तो क्या होगी बीपी कैसी आएगी, और कप छोटा होगा तो कैसी आएगी, ये हमेशा ध्यान रखो। इसके लिए उल्टा सिस्टम है, रिवर्स होता है। अगर मान लो कफ अपन ने जो लगाया वो अगर छोटा है तो उसकी बीपी क्या रहेगी, हाई रहेगी। और कफ अगर बड़ा छोड़ दिया एकदम ढीला लूज लूज रहता है तो बीपी उसकी कम आएगी। ये हमेशा याद रखना। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि कफ क्या है टू स्मॉल, तो उसकी जो बीपी आएगी वो फॉल से क्या आएगी, हाई आएगी। क्लियर। ये अपना राइट आंसर रहने वाला है सी। हमेशा ध्यान रखो, अगर कफ छोटा है, छोटा आ रहा है तो बीपी क्या रहेगी, हाई रहेगी। और कफ अगर लार्ज है या लूज आ रहा है तो बीपी हमेशा क्या रहेगी भाई, कम हो जाएगी। क्लियर। ये दोनों पॉइंट याद रख। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट आपके पास आया, उसका बीपी कितना है भाई, बीपी विथ पेशेंट विथ बीपी 181 डबल एट 118 mmHg है, चेस्ट पेन। उसको क्या हो रहा है भाई, साथ साथ में चेस्ट पेन हो रहा है और पल्मोनरी इडीमा भी हो रहा है। क्या हो रहा है, पल्मोनरी इडीमा भी उसको हो रहा है। मतलब जो लंग्स है उसमें क्या हो रही है, उसको फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, सूजन आ रही है, जिसको अपन इडीमा बोलेंगे फ्लूइड वाले। विच कंडीशन इज दिस, मतलब एक पेशेंट है जिसको बीपी भी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन क्राइसिस के है, और उसका चेस्ट पेन हो रहा है। उसको क्या हो रहा है, चेस्ट पेन है। तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे, क्या हो सकता है ये, क्या स्टेज 1 हाइपरटेंशन है क्या? देखो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में क्या हुआ, इसके साथ में कोई भी नो ऑर्गन डैमेज था, ये याद रखना आपने को। तो यहाँ पे तो ऑर्गन डैमेज हो रहा है, लंग्स भी हो रहा है और हार्ट भी हो रहा है। नेक्स्ट नंबर पे वाइट कोट हाइपरटेंशन। देखो वाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब यहाँ से भी एक एमसीक्यू बनता है भाई, नोट सेट की। वाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो या पेशेंट या बेड पे सो रहा है, या आप घर पे कोई पेशेंट चेक करने गए, या पेशेंट हॉस्पिटल में है, तो आज जब अब वाइट कोट का मतलब होता है वाइट एप्रन पहन के अपन उसका जब बीपी चेक करने जाते हैं, तो टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से, डर की वजह से उसका क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, जिसको अपन फोबिया भी बोल सकते हैं। वाइट कोट फोबिया भी हो सकता है। तो इसकी वजह से अगर बीपी बढ़ता है तो उसको अपन वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलेंगे। तीसरा आता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। चौथा कंट्रोल। कंट्रोल हाइपरटेंशन तो क्या हो, कंट्रोल का मतलब क्या होगा, 180 140/90 से कम उसका है तो वो कंट्रोल में है। यहाँ तो बढ़ा हुआ आ रहा है तो कंट्रोल वाला तो होगा ही नहीं। स्टेज 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑर्गन डैमेज नहीं है। वाइट कोट किसकी वजह से होता है, केवल वाइट एप्रिन देके। तो लास्ट ऑप्शन अपने पास बचा हाइपरटेंशन इमरजेंसी। हाइपरटेंशन इमरजेंसी का मैंने बताया था कि 180 और 120 के आसपास अगर बीपी रहता है, उससे ज़्यादा रहता है, प्लस उसके साथ में कोई ना, एक या दो ऑर्गन क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसको अपन बोलेंगे हाइपरटेंशन इमरजेंसी। नेक्स्ट अपना सवाल है, पेशेंट ऑन एम्लोडिपिन कंप्लेन ऑफ टेलोवन एंकल्स। मतलब एक पेशेंट है जिसको क्या है, एम्लोडिपिन दर चल रही है। एम्लोडिपिन क्या करती है भाई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सीसीबी। एम्लोडिपिन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कंप्लेन कर रहा है टेलोन, मतलब उसके एंकल्स जो हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, जो टखने है उसमें क्या हो रहा है, सूजन हो रही है, उसको क्या कह सकते हो, स्वेलोन।
एलोन को मतलब उसमें सूजन आ रही है या एडिमा फॉर्मेशन हो रहा है, उस कंडीशन को नर्स रिकॉग्नाइज एज ए नर्स आप उसको क्या रिकॉग्नाइज करोगे, क्या अंडरस्टैंड करोगे कि आप नर्सिंग ऑफिसर होते हो, आप क्या बताओगे ये क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन, उसको किडनी फेलियर हो रहा है इस वजह से उसके स्वेलिंग आ रही है, या उसका हार्ट फेलियर होता है इसलिए स्वेलिंग आ रही है। देखो हार्ट फेलियर राइट और लेफ्ट ऐसा कुछ दिखा हुआ ही नहीं है, राइट और लेफ्ट ऐसा तो कुछ दिखा हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट है ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्लोडिपिन। तीसरा डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या उसको किडनी फेल हुआ है, या उसका हार्ट फेलियर हुआ है, या एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। देखो डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होगा, किडनी फेलियर की वजह से स्वेलिंग, इनका स्वेलिंग आनी है ज़रूरी नहीं है। हार्ट फेलियर में अगर मान लो ये बोल देता राइट साइड का हार्ट फेलियर, तो अपन कहते हैं हाँ भाई इसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग आ गई। अपने पास जो राइट आंसर है वो क्या, एम्लोडिपिन। पर्टिकुलर एम्लोडिपिन की लेने की वजह से उसके अगर यहाँ स्वेलिंग आ रही है तो वो क्या है, एक प्रकार का एडवर्स इफेक्ट है। क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। कॉमन एक साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं होता, जिसको अपन बोलेंगे कॉमन एडवर्स इफेक्ट। राइट आंसर इसमें क्या आने वाला है, सी। सबको समझ में आ गया ये सवाल? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ साथ में क्लास को लाइक करते जाए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन आज का अपन इस क्लास का करते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको 20 से 30 क्वेश्चन और इस टॉपिक पे चाहिए तो हमारे फेसबुक और इंस्टा चैनल पे आपको वो पोस्ट में मिल जाएंगे। ए पेशेंट विथ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली और अपेंडिसाइटिस, करेक्ट, कैटरेक्ट ओनली, किडनी डैमेज या नेफ्रोपैथी या ईयर इन्फेक्शन। एक पेशेंट है जिसको क्या है, हाइपरटेंशन भी है। एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन भी है, साथ साथ में डायबिटीज़ मेलाइटिस है। एज इन नर्स अपन क्या मॉनिटर करेंगे, क्या हो सकता है उसको मॉनिटर, किसका मॉनिटर, फटाफट बताओ भाई। अपेंडिसाइटिस होगा क्या, पहला। दूसरा कैटरेक्ट हो सकता है, नहीं। तीसरा किडनी डैमेज, चौथा ईयर इन्फेक्शन। अब देखो हमेशा ध्यान रखो, कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनको अपन डायरेक्ट कट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन डायबिटीज से अपेंडिसाइटिस का कोई रोल नहीं है, ईयर इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट अपने पास कैटरेक्ट, केवल कैटरेक्ट होता है क्या, नहीं। कैटरेक्ट, केवल कैटरेक्ट होने का चांसेस कम है, उसको साथ साथ में कुछ ना कुछ और चीज़ हो सकती है, जैसे रेटिनोपैथी वगैरह हो सकती है। लिस्ट ऑप्शन अपने पास बचा है वो है किडनी डैमेज। देखो नेप्रोपैथी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइपरटेंशन भी है जिसकी वजह से रीनल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। साथ साथ में उसको डायबिटीज़ है तो उसको रीनल फिल्टर में, जो फिल्टर होता है उसमें भी दिक्कत आएगी, जीएफआर वगैरह में। इस कंडीशन में दोनों और बीमारी एक साथ आ जाती है तो किडनी क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी अपन कह सकते हैं, सीकेडी। तो अपन बोलेंगे नेफ्रोपैथी हो सकती है, नेफ्रॉन में कुछ दिक्कत आ सकती है। क्लियर? ये अपना आज के सारे क्वेश्चन 15 के 15 क्वेश्चन आपके आज क्लियर हो गए। थैंक यू इस क्लास में बने रहने के लिए। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी आपने ऊपर मेंशन कर रखी है, ये वाली आईडी आप जाके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कुछ भी आप सवाल पूछना चाह रहे हो, पर्सनल मैसेज भेज के आप पूछ सकते हो। साथ साथ में आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाते हो, जिसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप फेसबुक पे जाके, हमारा अभी 11,000 प्लस फॉलोवर फेसबुक पे है और 6500 प्लस एमसीक्यू फेसबुक पे डाले हुए हैं। यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में बने रहने के लिए। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे हमारी क्लास को। बने रहिए। नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। एक और नई क्लास लेके, नोट सेट 11 के 100 क्लास हमारा इसी महीने का जो लास्ट महीना अगला जुलाई में, तो के आसपास वीडियो जल्दी से जल्दी पूरे करने का है, ताकि आपके और रिपीट रिवीजन के एमसीक्यू टॉपिक वाइज लाके और फुल जो लेंथ टेस्ट होता है वो भी हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं नोट सेट के लिए। ठीक है, बने रहिए। थैंक यू। गुड नाइट।